गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कोविड कंपनसेटरी अटेम्प्ट का जो इशू है, जो पिछले 5 वर्ष से चल रहा है, और साथ साथ जो EWS रिलैक्सेशन का इशू है, और अभी एक कल जो अटैक हुआ पहलगाम में, आपने सुना होगा, काफ़ी दुखद घटना है सभी के लिए। और तकरीबन 26-27 लोगों के मारे जाने की इसमें खबर जो है हम लोग सुन रहे हैं। अभी काफ़ी सारे मैसेज मुझे आए थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल भी आते हैं, फ़ोन कॉल्स आते हैं। और कल की डेट में आई जो रिजल्ट्स है सिविल सर्विसेज का, वो भी आया है फाइनल रिजल्ट्स। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पुरानी जो यादें थी उनकी ताज़ा हो गई हैं, जो मेंस में रह गए थे, जो इंटरव्यू में रह गए कोविड के समय, पढ़ाई नहीं कर पाए अच्छे से, और जिस तरीके से उन्हें एक उम्मीद UPSC रिस्पोंडेंट कहिए या फिर गवर्नमेंट कहिए, जो उन्हें दी गई थी एक उम्मीद कोर्ट में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर, कि उन्हें एक कंपनसेटरी अटेम्प्ट मिलेगा, तो वो नहीं मिला। तो जब जब ये रिजल्ट्स आता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, उसके बाद 4 से 5 बार रिजल्ट्स आ चुका है, तो हर बार स्टूडेंट्स को लगता है कि उनके साथ जो है जस्टिस नहीं हुआ, और शायद उनका नाम भी इस मेरिट लिस्ट में हो सकता था। अगर उन्हें एक चांस दिया जाता तो वो आज की जो कल रिजल्ट्स आया है उस मेरिट लिस्ट में उनका भी नाम जुड़ सकता था। और इसी उम्मीद को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉल कर रहे हैं कि क्या हमें 2026 तक इस मूवमेंट को लेकर के चलना चाहिए। 2025 तक तो हम आ ही चुके हैं। लास्ट 5 ईयर्स से जो भी किया, स्ट्रगल किया, प्रोटेस्ट किए, डिफरेंट मीटिंग्स की, सदन में इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की, जो भी तरीका रहा, मगर सरकार ने अभी तक इसका जो है कोई भी इस पर डिसीज़न इसमें नहीं लिया, सकारात्मक डिसीज़न। तो अब हम क्या कर सकते हैं? लास्ट 1 ईयर बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में मैंने एक पोल करवाया टेलीग्राम ग्रुप में, तो उन्होंने कहा कि काफ़ी स्टूडेंट्स जो है मेजॉरिटी में ये चाह रहे हैं कि वो अभी 2026 तक स्ट्रगल हमें करना चाहिए और अभी गिव अप नहीं करना चाहिए। तो वो स्ट्रगल अभी जारी है, मगर ग्राउंड एक्टिविटी आप खुद भी देख पा रहे होंगे कि ग्राउंड एक्टिविटी लगभग ना के बराबर हो रही है। अभी रिसेंटली कोई ऐसा मतलब ऐसी मीटिंग भी नहीं की है और जिससे कि ये मुद्दा जो है बार बार सदन में पहुंचे। मगर एक बार फिर कोशिश करेंगे 2026 तक जो है, कोशिश करेंगे कि ये जो मूवमेंट चल रहा था अभी तक, अभी इसको स्टॉप ना करें, और देखा जाएगा जो भी इस पर पॉजिटिव नेगेटिव जो होता है। अभी तक तो पॉजिटिव हुआ नहीं है, मगर लास्ट 6 मंथ्स और हम कोशिश करके देख लेते हैं, और अगर इसमें कोई फ्रूटफुल रिजल्ट्स निकल जाए तो। अब ये जो EWS का मुद्दा सासा चल रहा है, EWS को रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, किस बेस पे मिलना चाहिए, कितने लोग डिज़र्व करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बड़ा पेचीदा सा मामला है, और इस पर भी सरकार को जो है थोड़ा विचार इस पर करना चाहिए कि हम बेनिफिट्स किसे देना चाहते हैं, कास्ट को बेनिफिट देना चाहते हैं या फिर हम इकोनॉमिकली पुअर सेक्शन जो है उसको बेनिफिट देना चाहते हैं। अगर हम कास्ट वाइज लोगों की सिचुएशन का अंदाज़ा लगाने लगे कि ये पर्टिकुलर कास्ट है, ये तो जनरल कास्ट है, ये गरीब नहीं हो सकती, या ये कास्ट जो है इकोनॉमिकली मिडिल क्लास हम उसको मान लें, और एक पर्टिकुलर किसी कास्ट को हम बिल्कुल ही लो लेवल की इकोनॉमिक सिचुएशन उसके बारे में हम सोचने लगे, तो मुझे लगता है ये जो मापदंड है ये बहुत लंबे समय तक का मापदंड नहीं होना चाहिए। क्योंकि कास्ट के बेस पे जब हम ये आकलन करते हैं कि हाँ पर्टिकुलर आदमी गरीब है, अमीर है, इसको कुछ बेनिफिट मिले सरकार की तरफ से और इसे ना मिले,
बहुत बड़ी मतलब इसमें काफ़ी कमियां आपको देखने को मिलेंगी। अभी रिजल्ट्स भी आया, काफ़ी स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चंस कर रहे थे कि देखो सर, फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक है, थर्ड रैंक है, फोर्थ रैंक है, तो ये जनरल कास्ट जो है डोमिनेट कर रही है। तो बहुत सारे लोगों का मैंने नहीं देखा, मगर जो टॉप लिस्ट है 3-4 कैंडिडेट्स की, उसका मैंने देखा है। तो स्टूडेंट्स का ये अंदाज़ा कहाँ तक मतलब क्या मतलब कास्ट फैक्टर इतना बढ़ गया है कि कास्ट को प्रमोट किया जा रहा है पर्टिकुलर, ये चीज़ें अगर इस तरीके से प्रमोट होती रहेंगी तो एक सेक्शन सोसाइटी का जो है उसको बेनिफिट मिलता रहेगा और तमाम लोग जो है उसको देखते रहेंगे। तो हमें क्या चाहिए कि हम इस कैटेगराइजेशन को, जो हम कैटेगरी बना करके बैठे हैं, इसको कहीं ना कहीं इसका आधार जो है इकोनॉमिक बनाना बहुत ज़रूरी है, कि आर्थिक दृष्टि से हम देखें कि कौन पिछड़ा हुआ है और कौन नहीं है। राइट। अगर हम सिर्फ ये कास्ट फैक्टर को ही लेकर के चलेंगे तो ये कहीं कहीं भी जा कर के मुझे नहीं लगता कि बैलेंस हो जाएगा। बहुत मुश्किल है ये कि हम सोचें कि सभी कास्ट का जो इकोनॉमिक लेवल है वो इस तरीके से बराबर हो सकता है, या फिर सब लोगों को जो है मतलब हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड पर ला सकते हैं। इस तरीके से थोड़ा मुश्किल है। तो ये सोचना चाहिए, क्योंकि जो पूरे दे, देश के हालात हैं, मतलब एक पर्टिकुलर स्टेट में जिसमें हम रहते हैं और दिल्ली का जो मैंने देखा है कल्चर, तो कास्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। पूरे देश का तो भ्रमण मैंने नहीं किया, मगर जहाँ तक संभव हो उसका, जहाँ तक प्रैक्टिकली देखा है, तो कास्ट फैक्टर काफ़ी हमारे कहते हैं कि ब्लड के अंदर घुस चुका है। और हर इंसान की क्या कास्ट है और हम उसको देख करके जो है प्रभावित हो रहे हैं, और उसी को देख करके हमने अपनी लाइफ स्टाइल में भी जो है वो चीज़ें ऐड कर ली है। तो देखना बहुत ज़रूरी है, और कि हम चाहते हैं कि पूरे नेशन की ग्रोथ हो, तो हमें कहीं ना कहीं ये कास्ट और ये सब चीज़ें को पीछे रख के हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि किस आदमी को ज़रूरत है और किस आदमी को ज़रूरत नहीं है। अगर किसी इंसान का पेट पहले से ही भरा हुआ है, मान लो कोई इंसान जिसके पास 1-2 करोड़ रुपए ऑलरेडी हैं, वो भी बेनिफिट ले रहा है रिजर्वेशन का, जिसके पास नहीं है वो स्ट्रगल कर रहा है उस बेनिफिट के लिए कि उसको भी मिले, वो बेनिफिट नहीं मिल पा रहा। बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं बीच में, क्योंकि हमारे जो एग्ज़ाम पैटर्न है, काफ़ी सारे एग्ज़ाम ऐसे हैं जिनमें हम जो है जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम की हम बात करें, इसमें फर्स्ट जैसे प्रिलिमिनरी स्टेज है, उसमें एक टेस्ट हुआ, सेकंड फिर टेस्ट हुआ, थर्ड में इंटरव्यू वाली प्रोसेस आ गई, पर्सनालिटी टेस्ट जिसको हम कहते हैं। तो अब बाय एंड लार्ज इस चीज़ को कितना हम मतलब देखते हैं कि एक सब्जेक्टिविटी है इसमें, और कि जो नीचे के तबके के लोग हैं उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, उनके मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं, या फिर उनमें टैलेंट की कमी है, या मतलब वो बेनिफिट वहाँ तक पहुँच क्यों नहीं रहा है। टोटल जो मेरिट लिस्ट डिसाइड हो रही है तो उसमें कम संख्या में वो लोग हैं जो अब मैं कास्ट की बात नहीं करूँगा, मतलब जो इकोनॉमिकली पुअर सेक्शन है और जो ठीक ठाक जो जिनका होल्ड है इकोनॉमी पर, इकोनॉमिक सिचुएशन जिनकी सही है, वही लोग जो है उनके आगे बढ़ने के आसार ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम का भी प्रोसेस अगर आप देख लें तो 5 से 10 लाख रुपए नॉर्मल है, आपका खर्च होगा ही होगा। 5-7 लाख रुपए तो ये समझिए कि 1 ईयर का खर्च है इसका, कोचिंग का प्लस आपका रहने का, और फिर आप जितना टाइम लगेगा उस हिसाब से आपका खर्च बढ़ता जाएगा। तो गरीब आदमी तो इस प्रोसेस का जो है पार्ट बहुत लंबे समय तक नहीं बन पाता, और बन जाता है तो फिर
और उसे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इसमें। और अभी हम कोशिश करेंगे, मैं ओवरऑल यही कहना चाहता हूँ कि हम कोशिश करेंगे और लास्ट 6 मंथ्स तक इस मूवमेंट को लेकर के जाएं। और जो बेनिफिट्स की हम बात कर रहे हैं, कंपनसेटरी अटेम्प्ट जो कोविड की वजह से ख़राब हुआ, कोविड की वजह से जो एक 2020 और 21 में जो स्टूडेंट्स का अटेम्प्ट ख़राब हुआ है, तो उसके लिए कोई कंपनसेशन सरकार इसमें दे। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इस इशू से जुड़े रहेंगे। टेलीग्राम पे एक ग्रुप है, उसका लिंक मैं शेयर कर दूँगा आपसे, आप उसमें जुड़ सकते हैं और मिलकर कोशिश करते हैं। लास्ट 6 मंथ्स हो सकता है इसमें कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें देखने को मिले। थैंक यू।